ठीक है बच्चों। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझने से पहले हमें ग्रह की गतियों के कुछ नियमों के बारे में समझना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केपलर के नियम। केपलर के जो नियम है वो कहाँ से आए, इसके पीछे की स्टोरी पर अगर हम चलें तो आदिकाल से ही, बहुत पुराने समय से ही ग्रहों को देखकर, तारों को देख करके, ग्रहों की गति को, सूर्य की गति को, पृथ्वी की गति को ऑब्जर्व करके नए जमाने में, नए समय में टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी की सहायता से, और पुराने समय में सामान्यतः जो नंगी आंखों से, हम कहें सीधे आंखों से जो अध्ययन किए गए, उन अध्ययनों के आधार पर विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए गए ग्रहों की गति के लिए, जिनमें से प्रमुख मॉडल जो था उस समय वो था टॉलमी का मॉडल। टॉलमी का जो मॉडल था उसको भूकेंद्रीय मॉडल कहा जाता है। भूकेंद्रीय मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि टॉलमी ने ये कहा कि जितने भी ग्रह हैं, इवन सूर्य, ग्रहों के साथ में सूर्य भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसे भूकेंद्रीय मॉडल कहा कि पृथ्वी जो है वो इसके केंद्र पर है, और जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं और सूर्य है, ये सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे 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 समय बीता, समय बीतने के साथ साथ और भी कुछ परिघटनाएं और भी कुछ बहुत सारे अध्ययन सामने आए। उनमें से एक अध्ययन था मिस्टर निकोलस कोपरनिकस का। और निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि ये जो मॉडल दिया गया है भूकेंद्रीय मॉडल, ये पूरी तरह से गलत है। ये भूकेंद्रीय मॉडल पूरी तरह से गलत है। जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहे हैं, सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसे सूर्य केंद्रीय मॉडल का नाम दिया गया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उस समय तक चूंकि रूढ़िवादिता का अपना एक प्रभाव था, और हम सब जानते हैं कि हमें इस भू से, इस धरा से, इस पृथ्वी से, इस धरती से पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, और उस समय तक की जो मान्यताएं थी उनके हिसाब से हम कहें तो पेड़ों से हवा, या हम ये कहें कि जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो सारी मिलती थी। और इसलिए पृथ्वी को, धरा को सर्वोपरि माना जाता था, और ये सभी धर्मों की मान्यताओं में था। और जब कोपरनिकस ने ये कहा कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो गैलीलियो जो उस समय के बड़े एक संत हुआ करते थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। और जब उन्होंने समर्थन किया तो लोगों ने इसे आस्था के विरुद्ध माना कि भाई ये हमारी जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने वाला है, कि ये तो सूर्य को सबसे बड़ा मान रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है वो सबसे बड़ा नहीं। उस समय तक धरती को सबसे बड़ा माना जाता था, क्योंकि धरती हमें अन्न देती है, धरती हमें पानी देती है, धरती हमें हवा देती है। जीने के लिए जितनी भी आवश्यक संसाधन है वो हमें धरती से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने धरती को सबसे बड़ा माना हुआ था। तो ये उनकी आस्था के विरुद्ध था कि भाई जब सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब धरती छोटी है, सूर्य बड़ा है, सूर्य का जो स्थान है वो बड़ा होना चाहिए। और इसका जब गैलीलियो ने समर्थन किया तो उनके विरुद्ध, आस्था के विरुद्ध बयान देने का मुकदमा दर्ज किया गया और उन पर केस भी चलाया गया। लेकिन बाद में जैसे 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 अध्ययन आगे बढ़े तो उनकी जो बात है वो सही साबित हुई। और इसी में मिस्टर टाइको ब्रेह नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खगोलीय पिंडों की गति, खगोलीय पिंडों की स्थिति और उनकी विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं को देखने में, उनसे संबंधित आंकड़े जुटाने में लगा दिया। उनके इन आंकड़ों को प्रस्तुत वो खुद नहीं कर पाए, उनकी इन अध्ययनों को खुद प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनके इन अध्ययनों और उनके आंकड़ों को प्रस्तुत करने वाले जो थे वो मिस्टर केपलर थे, और इसीलिए उनके इन आंकड़ों और केपलर के द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर केपलर ने 3 नियम दिए, जिन्हें केपलर के नियम कहा जाता है, या इन्हें हम केपलर के ग्रहीय गति के नियम भी कहते हैं। केपलर की ग्रहीय गति के नियम कहते हैं। कोपरनिकस ने जो मॉडल दिया, गैलीलियो ने जिसका समर्थन किया, वो मॉडल कहता था कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और सूर्य जो है वो इनके केंद्र पर है, इसलिए इसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहा गया था। लेकिन टाइको ब्रे
और केपलर के अनुसार, केपलर ने जो नियम दिए टाइको ब्रह के अध्ययनों को आधार मानते हुए, खुद के अध्ययनों का आधार मानते हुए, उन नियमों में सबसे पहला और सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो नियम था वो कोपरनिकस के नियम से के बिल्कुल विपरीत था। कोपरनिकस का जो नियम है वो कहता है कि सूर्य केंद्र पर है, सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मिस्टर केपलर ने कहा कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं वृत्ताकार कक्षाओं का ही एक अन्य रूप हम कह सकते हैं। वृत्ताकार कक्षा ऐसी कक्षा को कहा जाता है जिसमें केंद्र से प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है वो समान होती है। और दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है उसे कहा जा सकता है ऐसी कक्षा जिसमें केंद्र से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान नहीं होती है। एक बिंदु की दूरी सर्वाधिक होती है और दूसरे बिंदु की दूरी सबसे कम होती है। जिस बिंदु की दूरी होती है उसकी केंद्र से दूरी को लघु त्रिज्या, और जिस बिंदु की दूरी सबसे ज्यादा होती है उसे दीर्घ त्रिज्या कहा जाता है। और लघु त्रिज्या से दीर्घ त्रिज्या की ओर जाते हुए जो केंद्र से दूरी है उसका मान में वृद्धि होती है। तो जो केपलर का नियम था, पहला नियम, वो ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जो सूर्य है वो उन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के केंद्र पर नहीं होकर के उनके फोकस पर है, उनकी नाभि पर है। उनकी नाभि पर है, केंद्र पर नहीं है, केंद्र से थोड़ा सा हटके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कभी कोई ग्रह इस चित्र के हिसाब से हम देखें तो यहां पर है तो वो सूर्य से अधिक दूरी पर है, और जब वो यहां पर है तो सूर्य से कम दूरी पर है। यानी कि ग्रहों की सूर्य से जो दूरियां हैं वो कम ज्यादा हो रही थी। और इसका आधार क्या था? इसका आधार ये था कि जो ग्रह हैं उनकी जो गति है वो परिवर्तित हो रही थी, और ग्रहों की गति परिवर्तित होने का मतलब ये हुआ कि सूर्य से इनका जो आकर्षण है वो बदल रहा था। तो पहला जो नियम है इसे हम कक्षाओं का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों की दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं जो है वो अलग अलग है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि सूर्य जो है वो इनके फोकस पर है, इनके नाभि पर है, सूर्य इनके केंद्र पर, इन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के केंद्र पर नहीं है। दूसरा जो नियम है वो नियम ये कहता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, प्रसर्पित करती है। यानी कि अगर मैं इस रेखा को ओ ए कहूं तो मैं कहूंगा कि अगर ओ ए रेखा 1 घंटे में इतने भाग को तय कर रही है तो इस रेखा द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया है, जो कि रेखांकित किया गया है यहां पर, किसी भी 1 घंटे में इस क्षेत्रफल का मान निकालिए हमेशा बराबर ही आएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये ग्रह अगर इस बिंदु ए से बी की ओर जाते हुए ये क्षेत्रफल ओ ए बी तय करता है, तो बिंदु पी से क्यू की ओर जाते हुए ये क्षेत्रफल अगर पी ओ क्यू तय कर रहा है उतने ही समय में जितने समय में ओ ए बी क्षेत्रफल तय कर रहा है, तो इस क्षेत्रफल का मान बराबर होगा। यदि मैं पहले क्षेत्रफल को A1 कहूं और दूसरे को A2 कहूं तो मैं कह सकता हूं कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करती है। यदि OAB क्षेत्रफल T समय में बनाया गया है और OPQ क्षेत्रफल भी अगर T समय में प्रसर्पित किया गया है तो ये क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ग्रह को सूर्य से मिलाऊं तो समान समय में ये जो रेखा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब पहुंचेगी तो उसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, यानी कि A1 बराबर A2 होगा। समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करती है, इसे क्षेत्रफलों का नियम कहा गया। अब इसको हम आगे चेक भी करेंगे कि ये आया कहां से नियम, और क्या ये नियम सही है या गलत है, इसको गणितीय तौर पर भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या कह सकते हैं? फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफलों का नियम कहता है कि किसी भी ग्रह द्वारा उसके कक्षीय तल में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में
उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, प्रसर्पित करती है। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि जैसा चित्र में आप देख रहे हो कि अगर मैं पहले क्षेत्रफल को A1 और दूसरे क्षेत्रफल को A2 मानूं और ये समान समय में तय किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे A1 बराबर A2। लेकिन यहां पर हमको खास बात याद रखनी है कि ये क्षेत्रफल समान समय में तय किया गया, समान समय में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। तीसरा जो नियम था वो नियम था परिक्रमण काल या आवर्त काल का नियम। देखिए, दीर्घवृत्त जो होता है हम सब जानते हैं वृत्त का ही एक प्रतिरूप है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, दीर्घवृत्त का एक व्यास जो होता है वो बड़ा व्यास होता है और एक व्यास जो होता है वो छोटा व्यास होता है। बड़े व्यास का जो अर्धक है उसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्या, और छोटे व्यास का जो अर्धक है, सबसे छोटे व्यास का अर्धक, उसे हम कहते हैं लघु त्रिज्या। तो ये नियम कहता है कि सूर्य के चारों ओर जब कोई पिंड वृत्ताकार कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के चारों ओर गति करने के समय इसका एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है, यानी परिक्रमण काल जो है, उस परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो इसकी दीर्घ त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसकी दीर्घ त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये नियम क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर जब भी कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो इस ग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल उस ग्रह की कक्षा की दीर्घ त्रिज्या से कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि घूर्णन का आवर्तकाल यानी परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घ त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तृतीय घात के समानुपाती होती है, यानी कि इसकी त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे इसका परिक्रमण का आवर्तकाल उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा त्रिज्या उतना ही ज्यादा परिक्रमण का आवर्तकाल, यानी बड़े पथ में गति करेगा तो ज्यादा समय लगेगा और छोटे पथ में गति करेगा तो कम समय लगेगा। लेकिन कितना ज्यादा लगेगा या कितना कम लगेगा वो इस रिलेशन से बताया जा सकता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट काम में लिया जा सकता है, इसको हम कहेंगे के। ये जो के है, इस के को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, ये के एक समानुपातिक स्थिरांक है। तो तीन नियम हमारे पास में कौन कौन से हो गए। पहला नियम ये कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है, केपलर के ग्रहीय गति के नियम लिखिए। सीधा सा प्रश्न आ जाता है, केपलर के ग्रहीय गति के नियम लिखिए। तो ये नियम क्या कहता है कि पहला नियम कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करते हैं और सूर्य जो है वो इन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के केंद्र पर नहीं होकर के इनके फोकस पर है, इनकी नाभि पर है। दूसरा नियम जो है वो ये कहता है, क्षेत्रफलों का नियम, कि किसी भी ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो गति है उस गति में सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करती है, ये हमें यहां पर देखना है। तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ये जो ग्रह है, इस ग्रह के परिक्रमण का जो समय है वो हमेशा ही इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की दीर्घ त्रिज्या से जुड़ा हुआ है, दीर्घ त्रिज्या पर निर्भर करता है। और किस प्रकार से निर्भर करता है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके परिक्रमण के आवर्तकाल, उसके परिक्रमण के आवर्तकाल का जो वर्ग है वो इसकी दीर्घ त्रिज्या के तीसरी घात, तृतीय घात के समानुपाती होता है। परिक्रमण का आवर्तकाल या हम कहें परिक्रमण काल, एक चक्कर लगाने पूरा करने में लगा समय का जो वर्ग है वो इसकी त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये जो तीनों नियम है इन्हें हम ग्रहीय गति के नियम, केपलर के ग्रहीय गति के नियम कहते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि जो केपलर का द्वितीय नियम हमने देखा, उस द्वितीय नियम को हम यहां साबित करने का प्रयास करेंगे कि वो सही नियम है। मान लीजिए कि आपके पास में एक इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार पथ दिया गया है, सूर्य यहां पर है, एक ग्रह बिंदु ए से गति करते हुए
बिंदु बी पर। ए की जगह मैं इसको P1 और P2 ले लेता हूं, क्योंकि ए हम क्षेत्रफल की जगह काम में लेंगे। ये जो है सूर्य S से P1 पॉइंट पर कोई ग्रह है, इसको मिलाने वाली रेखा हो गई SP1। ये ग्रह डेल टी समय में गति करते हुए बिंदु P2 पर पहुंच रहा है। कहां पर पहुंच रहा है? बिंदु P2 पर पहुंच रहा है। और इतनी गति करने में इसके द्वारा जो कोण अंतरित हो रहा है वो है डेल थीटा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो कोण होता है उसका जो मान होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप का अगर मैं मान निकालना चाहूं तो चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणा त्रिज्या। अगर मैं यहां पर देखना चाहूं इस वाले उदाहरण में, अगर मैं मानूं कि इस पिंड का जो वेग है वो v है, थोड़ी सी देर के लिए हम इसका वेग v मान लेते हैं। चाप हो गया P1 P2, त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, तो हम कहेंगे भाई चाप P1 P2 बराबर हो गया त्रिज्या r इंटू कोण डेल थीटा। तो चाप P1 P2 का मान हमारे पास में क्या आ गया? r इंटू डेल थीटा। ये हमारे पास में चाप का मान आ गया। अभी इसको हम काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहता तो आप देख रहे हो कि ये जो क्षेत्रफल है, ये जो आकृति है, ये ऑलमोस्ट चाप बराबर आपके पास में हो गया पी आर इंटू डेल थीटा। ये हम काम में लेंगे, P1 P2 का मान है। ठीक है, ये जो आकृति है जो इस रेखा द्वारा प्रसर्पित की जा रही है ऑलमोस्ट एक त्रिभुज की तरह है, और इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है इस भाग का, जैसे मैं कह सकता हूं डेल ए, उसका जो मान होगा वो होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। और ये अगर मैं इसको एक सीधी रेखा मानूं, ठीक है, तो हम आधार मान सकते हैं S से P1 की दूरी को, और जो ऊंचाई है उसकी हम बात करें तो वो गई P1 P2। तो ये हमारे पास में हो गया 1/2 आधार S P1 इंटू ऊंचाई P1 P2। आधार हो गया S P1 और ऊंचाई जो हो गई वो हो गई P1 इंटू P2। ठीक है, चूंकि हम एक अत्यल्प समय अंतराल की बात कर रहे हैं, तो अत्यल्प समय अंतराल में इस पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से ये जो रेखा हमारे पास में आई है यहां पर, ये चाप, इसे एक सीधी रेखा माना जा सकता है। ठीक है ना, सीधी रेखा हम मान सकते हैं, इसलिए हमने ये इस तरीके से लिया है। तो डेल ए का जो मान है वो हमारे पास में हो गया 1/2 आधार SP1 जो कि इसकी त्रिज्या थी R1, सॉरी R ओनली R। ठीक है, और जो P1 P2 यानी चाप है उसका मान अभी हमने निकाला था R इंटू डेल थीटा। तो इस समीकरण से हम कह सकते हैं डेल ए बराबर हमारे पास में हो जाएगा 1/2 R² इंटू डेल थीटा। अब अगर मैं दोनों तरफ डेल टी का भाग दे दूं दोनों तरफ डेल टी का भाग दे दूं तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी, डेल ए अपॉन डेल टी बराबर 1/2 R² डेल थीटा बाई डेल टी। डेल थीटा बाई डेल टी कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल बराबर होता है कोणीय वेग। डेल थीटा बाई डेल टी, ये कोणीय विस्थापन है डेल थीटा, और ये समय अंतराल है, इसका मान कोणीय वेग ओमेगा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ओमेगा। यहां पर हम लिख देते हैं डेल ए अपॉन डेल टी, डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 R² इंटू ओमेगा। ठीक है, अब एक सूत्र आपने नहीं पढ़ा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिया है। कोणीय संवेग L का जो मान होता है वो होता है जड़त्वागुण I इंटू ओमेगा। और वृत्ताकार गति के लिए दीर्घवृत्ताकार पथ जो है वो वृत्ताकार पथ का ही एक स्वरूप है, उसके लिए I का जो मान होता है वो होता है M इंटू R²। ये हो गया इंटू ओमेगा, M इंटू R² इंटू ओमेगा। तो यहां पर अगर मैं R² इंटू ओमेगा का मान निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा L/M। ये यहां पर रख दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी बराबर, ऊपर तो आ गया L
इंटू 1 यानी एल, और नीचे 2 ऑलरेडी है और एम हमने बाद में और आ गया एल अपॉन 2m। ठीक है, किसी भी ग्रहीय गति में जो ग्रह होता है उसका जो कोणीय संवेग एल जो है वो कोणीय संवेग है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और द्रव्यमान तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट बराबर आ गया कांस्टेंट, यानी डेल ए अपॉन डेल टी बराबर आ गया नियतांक। इसका मतलब ये हुआ कि समय और क्षेत्रफल और समय का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि प्रत्येक पिंड समान समय अंतराल में, अगर समय का मान चेंज नहीं हुआ, भाई अगर डेल ए अपॉन डेल टी का जो अनुपात है वो कांस्टेंट कब रह सकता है? अगर मैं कहूं कि समय का मान चेंज नहीं हुआ है तो क्या डेल ए का मान चेंज हो सकता है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर डेल ए का मान चेंज हो गया तो इन दोनों का अनुपात जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एक तरीका तो ये था हमारे पास में सिद्ध करने का कि दूसरा नियम जो है वो मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। दूसरा तरीका हमारे पास में और है, ये एक पिंड है जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ये पिंड का जो वेग है वो v है, डेल टी समय में ये दूरी ये तय करता है, तो हम कह सकते हैं ये दूरी हो गई v इंटू डेल टी। तो आधार का मान हो गया v इंटू डेल टी। इस बिंदु को अगर मैं सीधा मिला दूं यहां से तो ये त्रिज्या r के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, या हम कहें कि ये इसका स्थिति सदिश भी होगा एक तरीके से। अगर मैं यहां से क्षेत्रफल निकालना चाहता, क्षेत्रफल डेल ए, तो उसका जो मान होता, क्षेत्रफल का जो मान होता वो होता 1/2 आधार r क्रॉस v इंटू डेल टी, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है, इसलिए इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से प्राप्त होगा। दो सदिश राशियों से अगर कोई तीसरी सदिश राशि प्राप्त हो रही है तो समझ लीजिए कि वो इनका सदिश गुणा है, इंटू v डेल टी। ये जो डेल टी है इसको नीचे लेकर के आ जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी बराबर 1/2 r क्रॉस v। ठीक है, इस पूरी समीकरण को मैं m से ऊपर गुणा कर रहा हूं और m से नीचे, तब हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं। ये एक और तरीका है जो थोड़ा सा आसान है, तो ये आ जाएगा आपके पास में डेल ए अपॉन डेल टी, m से ऊपर गुणा कर दिया, 1/2 m से नीचे गुणा कर दिया, तो एक को r इंटू वी से गुणा करोगे तो एक को लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे अपन लिख देते r क्रॉस m इंटू वी। ठीक है, आप सोच रहे होगे m को आगे नहीं लिखा, पीछे नहीं लिखा, बीच में क्यों लिखा? m एक अदिश राशि, इसको कहीं पर भी लिखा जा सकता है। m इंटू वी बराबर होता है p, m इंटू वी बराबर क्या होता है बच्चों? p हो। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी बराबर r cos p अपॉन 2m, r क्रॉस p अपॉन 2m। और r क्रॉस p का जो मान होता है वो कोणीय संवेग के बराबर होता है। ये आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस हटा दिया गया है। तो L बराबर होता है r क्रॉस p, कोणीय संवेग L बराबर होता है r क्रॉस p। जिस प्रकार से रेखीय गति में रेखीय संवेग होता है उस प्रकार से घूर्णन गति में जो संवेग होता है उसको कोणीय संवेग कहते हैं। तो इसका जो मान है हमारे पास में सदिश राशि है a, इसलिए ये हमारे पास में आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी बराबर L अपॉन 2m। वही बात कि ग्रहों के लिए, कोणीय गति के लिए ग्रहों में जो कोणीय संवेग L है उसका मान कांस्टेंट होता है, m का मान भी कांस्टेंट है, m का मान भी कांस्टेंट है, L का मान भी कांस्टेंट है, m का मान भी कांस्टेंट है, तो डेल ए अपॉन डेल टी का मान भी कांस्टेंट होगा। डेल ए अपॉन डेल टी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक ग्रह के लिए मैं कहूं कि भाई 1 घंटे में इसने कितना क्षेत्रफल तय किया, हम कहेंगे जितना भी किया, मान लीजिए 1 घंटे में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम कहेंगे डेल ए अपॉन डेल टी का मान आ गया 5 मीटर स्क्वायर प्रति हावर। इस कांस्टेंट राशि का मान आ गया हमारे पास। अब अगर डेल टी का मान नहीं बदल रहा है, यानी हर समय हम डेल टी का मान बराबर ले रहे हैं, समान समय अंतराल ले रहे हैं, तो क्या क्षेत्रफल का मान अलग अलग आएगा? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर क्षेत्रफल का मान अलग अलग आ गया तो डेल ए अपॉन डेल टी का मान कांस्टेंट नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करता